बताइए दिनेश जी। देखिए जयंती जी, सबसे पहले तो आपको और हमारे साथी जितेंद्र जी को नमस्कार। आवाज को और फिर से लेकिन फिर बोल रहे हैं फिर जी अ, बताइए। आज आज 27 जनवरी और 2026 को हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। और आज से लगभग 10 साल पहले 17 जनवरी 2016 को हमारा साथी रोहित वेमुला हमें छोड़ के गया है, उस जातीय संरचना और जातीय पीड़ा की वजह से, जिसने कि अपने सुसाइड नोट्स में एक वाक्य लिखा था उन्होंने, मेरा जन्म ही एक दुर्घटना थी। यह वाक्य बहुत बहुत ही मर्माहत करने वाली थी, उस समय भी गूंजी थी। और आज उन्हीं की माता और पायल तड़वी जी के परिवार के लोग जब कोर्ट गए, तो यह आज जो हमारे सामने नियमावली आया है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, वह कोर्ट में जब फरवरी 2025 में हलफनामा दायर किया यूजीसी, उसके बाद जो आंकड़े आए उन्होंने पेश किया, उसके बाद संसदीय शिक्षा समिति में यह पाया गया कि यह जो जातिगत भेदभाव घटने की बजाय बढ़ रहा है। और जितेंद्र जी ने बहुत सही कहा कि यह बहुत पहले आना चाहिए, देर हुई है। और आपने कहा कि सियासत, देखिए सियासत कोई भी पार्टियां करती हैं तो वह समाज के हित में, समाज के मुद्दों पर ही करती हैं। और आपको याद होगा, अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारे महागठबंधन का जो घोषणा पत्र था उसमें एक मुद्दा था, एक कि एनएफएस करना अपराध माना जाएगा, जिस पर कि जितेंद्र जी अभी बात कर रहे थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में धड़ल्ले से एनएफएस किया जा रहा है। और लगभग 97% जो एनएफएस हुए हैं वो एससी एसटी ओबीसी के हैं। अब बात तैयारी की जो विरोध करने का, आपने कहा कि सवर्ण विरोध कर रहे हैं, आप अगर बारीकी से देखेंगी तो यह सिर्फ कुछ जाति के हिंदू सवर्ण कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ हिंदू सवर्ण ही एससी एसटी ओबीसी के हित की बात आती है तो विरोध में जाते हैं? मैं बिहार से हूं, बिहार में सामान्य वर्ग में 7 जातियां आती हैं, शेख सैयद पठान भी जिसमें है, लेकिन सबसे आबादी अधिक शेख की है, लेकिन वो विरोध तो नहीं कर रहे हैं। केवल 4 जातियां ही विरोध क्यों कर रही हैं? एक जी सवाल खड़ा होता है, क्या क्या वो अपना पुश्तैनी अधिकार समझती हैं? वो जाति के कुछ लोग समझते हैं कि हम उसका शोषण करें। आप अगर अगर गौर करेंगे, आप मुंगेरी लाल कमीशन की हो बात हो या मंडल आयोग की 1990 की बात हो, 1990 में जो कोर्ट गए, उज्जवल सिंह गए कोर्ट, 2006 में जब विश्वविद्यालयों में ओबीसी के नामांकन की बारी आई तो उसके खिलाफ कोर्ट में गए आलोक कुमार सिंह गए। उसके बाद बिहार में जातिगत सर्वेक्षण की बारी आई तो कौशल कांत मिश्र और विष्णु गुप्ता जी गए। उसके बाद अभी जो यूजीसी का आया उसके खिलाफ जिंदल जी, विनीत जिंदल और मृत्युंजय तिवारी जी का नाम आ रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि सिर्फ हिंदू सवर्ण ही इससे प्रभावित हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं? एक सवाल ये खड़ा होता है। दूसरी बात कि यह सिर्फ अनायास नहीं आया, आंकड़ों के साथ जब 108 18% पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव बढ़ा है, उसके बाद ऐसा आया है। और आपको बता दें कि अभी जो दावायर की रिपोर्ट आई थी उसमें जेएनयू के प्रोफेसर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी एक बात स्वीकार किए कि 2012 के बीच जो बनाया गया था प्रकोष्ठ, जिसमें एससी एसटी जो प्रकोष्ठ हर यूनिवर्सिटियों में जो सेल होते हैं, जी वहां पे एससी एसटी जो प्रताड़ित छात्र जब शिकायत करते हैं तो कई बार ऐसा पाया गया है, वो उन्होंने दोनों ने स्वीकार किया है कि वह विश्वविद्यालय के जो प्रशासन व्यवस्था होता है उसके दबाव में फैसला लेते हैं, यानी कि प्रशासन उन्हें प्रभावित करता है, वह स्वायत्त नहीं बच पाई हैं वो प्रकोष्ठ। तो इसलिए मजबूत संस्था खड़ा करने की जरूरत आन पड़ी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है और संसदीय शिक्षा समिति का भी है। जी उसके बाद यह आया है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मानसिकता पे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो क्या सोच के विरोध कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि ये जातिगत भेदभाव जारी रहे? जी आपको जान के आपको जयंती जी, कहना चाह आप रहे हैं दिनेश जी, वकालत अपनी कोर्ट, बात रखिए। बिल्कुल बात देखिए रख। वकील साहब एक तरह से एकदम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वो एक तो पहले आंकड़ा जो रख रहे हैं 23 से 30% जन समान जाति का या सवर्ण जाति का, वह बिल्कुल निराधार है, उसका कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि वो आंकड़ा है। और बिहार की बात करें तो बिहार में तो आंकड़े साफ आ गए हैं, आपके 16% के आसपास है हिंदू मुस्लिम दोनों मिला के सवर्ण। दूसरी बात, ये दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, दुरुपयोग कितने प्रतिशत होता है यह आपको देखना होगा। सर मुस्लिम के बारे में बता दीजिए, मुस्लिम का कैसे इसमें उद्धार होगा? कर दिया है तो क्या पुलिस के, सर मुस्लिम के बारे में बता दीजिए, नहीं पुलिस मुस्लिम के बारे में बता दीजिए कि इस रेगुलेशन से का पूरा हथियार छीन लीजिएगा? नहीं छीन जी लीजिएगा। सरोज जी मैं आप तक आऊंगी, एक मिनट, दिनेश जी अपनी बात रखते हैं, उसके बाद सरोज जी मैं आती हूँ। जी दिनेश जी बोलिए। देखिए जितेंद्र जी ने बहुत सही बात कही कि आज भी अधिकांशतः जो संस्थान के प्रमुख हैं, कुलपति हैं, वो
सामान्य जाति के आने से आते हैं अधिकांशतः। उसके बाद वो 2 बोल रहे थे, 3 सदस्य जो सीनियर टीचर को रखना है। तो अधिकांशतः आप जाएंगे किसी भी संस्थान में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, तो आपको सीनियर टीचर सवर्ण जाति के ही मिलेंगे। तो वो आप ऐसा कहें कि वो नहीं है, अधिकांश आपको बता दें कि कमेटी में उनकी भागीदारी अधिक रही समता समिति में जी। उसके बाद अन्याय कैसे होगा, ये तो सवाल है। दूसरा बात, जो दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, तो यह सच, कड़वा सच है, या कहें कि एकदम पूरी तरह 100% सही है कि देश का ऐसा कोई कानून नहीं होगा जिसका भी थोड़ा बहुत दुरुपयोग नहीं हुआ होगा। लेकिन दुरुपयोग की मात्रा बहुत कम है, सदुपयोग की मात्रा अगर ज्यादा है तो उसको रखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह दें कि जैसे पुलिस कई जगह फेक इनकाउंटर कर देती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पुलिस के हथियार छीन ले जाएंगे। कई जगह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो नियुक्ति हो रही है, उसमें आर्म रिजर्व में, यूआर में आरक्षित वर्ग को घुसने नहीं दिया जा रहा है। मतलब जैसे लग रहा है कि वो घोषित रूप से कुछ 4-5 जातियों के लिए आरक्षण दे दिया गया, तो वह भी दुरुपयोग हो रहा है। तो क्या आप नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दीजिएगा? मैं इसमें बीच में आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, आपकी बात में बीच में मैं आपको रोक रही हूँ। इसमें क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये जो आगे चलकर अगर इस पर निर्णय होता है, ये कानून बन जाता है और उसके बाद अगर कोई समिति इस पूरे मामले पर निर्णय लेती है, तो उस समिति का हिस्सा सवर्ण से भी एक शख्स को तो रखा जाना चाहिए। अभी बात ये सामने आ रही है कि आगे चलकर हो सकता है कि ये जो कमेटी अगर इसमें बने तो इसमें किसी भी सवर्ण को शामिल ना किया जाए। तो क्या वो उस भेदभाव पर कोई तर्क जो है, वितर्क जो है, वो नहीं होना चाहिए? दिनेश जी, पहले आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी के जितने मेहमान हैं उन पर आती हूँ। जी दिनेश जी। देखिए जयंती जी, जो समता समिति का प्रारूप सामने आया अभी, उसमें 10 सदस्य सब मिलाकर हैं, छात्र से लेकर संस्थान प्रमुख तक। तो यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि समान वर्ग के नहीं होंगे। उसमें 10 में से कई, जैसे संस्थान प्रमुख को रहना अनिवार्य, पदन अध्यक्ष हैं और अधिकांशतः 97% वही हैं। हाँ, ये लिखा गया, अंतिम में एक वाक्य दिया गया है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब यह इसलिए लिखा गया है कहीं ऐसा नहीं हो कि सब एक ही मतलब समान है, या चाहे संस्थान प्रमुख अपने लोग को ही ना रख दे। एक अनिवार्यता इनको रखने की, इनको रखना जरूरी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि समान वर्ग के नहीं रहेंगे। और यह आपको बता दें कि कई जगह नियुक्ति प्रक्रिया में भी रखा जाता है, कंपल्सरी किया जाता है, और कई सेल में भी रखा जाता है। उसके बाद भी उनको रबर स्टाम्प खोज कर रख लिया जाता है। तो कई बार बाबा साहब ने भी कहा था कि कानून और नियम कितना भी बढ़िया है, अगर उसको लागू करने वाले की नीयत अगर अच्छी नहीं है तो खराब साबित हो जाएगी। तो यहाँ पे संस्थान प्रमुख की नीयत पर निर्भर करेगा और सरकार की मंशा पर निर्भर करेगा तो किस तरह से उसे लागू करता है। क्योंकि अभी भी जैसे यही सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग बनाई है और पिछड़ा वर्ग आयोग चुप्पी साधे रहता है एनएफएस के मामले पे, किसी मामले पे ओबीसी का नहीं बोल पाता है। तो उस तरह अगर बना के रखना है, खाना पूर्ति करना है, तो यह एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। सरोज जी, यहाँ जैसा अभी दिनेश जी ने कहा कि ये जो पूरा मामला है, इसमें जो बात कही जा रही है कि आगे चलकर हो सकता है कमेटी के मेंबर सवर्ण में से कोई ना हो और उसके चलते भेदभाव की स्थिति हो, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि इसी बात पर फिलहाल के लिए विवाद जो है वो चल रहा है। आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, अगर आगे चलकर ऐसी कोई आपत्ति नहीं होती है तो कानून में क्या गुरेज है? कोई गुरेज नहीं होना चाहिए सरोज जी? कानून में है, कानून में ये है कि जो अभी ये कानून बनाया गया है, ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए बनाया गया जी। मैं ये कहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ SC ST OBC ही क्यों, मुस्लिम क्यों नहीं? देखिए, अब फिर यहाँ पे ये बात कहेंगे कि धर्म के आधार पे नहीं कर सकते। सर, मैं आपको बताता हूँ, धर्म के आधार पे नहीं, एक 30% जैसे जितना सवर्ण के लोग हैं उतने ही मुस्लिम हैं। जी। और इस कमेटी में एक भी मुस्लिम को रखने का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन हिंदू और मुस्लिम के साथ नहीं हो रहा है? क्या इस बात का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कि हिंदू को आपस में ही लड़ाया जाए? क्या इस तरह की बातें नहीं हो रही है कि आने वाले टाइम में ये जो अभी आज जो दिक्कत आ रही है सवर्णों को, ये समस्या आने वाले टाइम में उस पिछड़ी जाति का भी हो समस्या, जो आज जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको लग रहा है नाम के आधार पर, उनको लग रहा है कि मेरे डिस्क्रिमिनेशन के लिए केस है। मैं कह रहा हूं ये नाम से बिल्कुल हटके, बिल्कुल अलग है। जो कानून के प्रावधान है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। आपको इसके मर्म को समझना पड़ेगा।
जी बताइए अध्यक्ष दिनेश जी। जी जी, जयंती जी, वकील साहब ने कहा कि मुसलमान के साथ भी भेदभाव होता है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और पिछले 10-12 सालों में तो सबसे अधिक मुस्लिम को टारगेट किया गया है। मुस्लिम के छात्रों को जबरी कानून का दुरुपयोग करते हुए जेल में रखा गया है। लेकिन जब आगे भी उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत मुस्लिम के साथ न्याय नहीं होने जा रहा है, यह बिल्कुल सरासर झूठ और कोरी बात है। क्योंकि मुस्लिम के अधिकांशतः जातियां जो है ओबीसी में, केंद्र सरकार का यूजीसी का जो केंद्र में जो है, केंद्र की जो सूची है ओबीसी के, उसमें मुस्लिम की अधिकांशतः जातियां हैं। और देश के अधिकांशतः राज्यों में मुस्लिम ओबीसी में ही शामिल अधिकांश, 2, 3, 4 जाति छोड़ के। लेकिन ये कह रहे हैं कि उनको शामिल नहीं किया गया। भाई क्या बात कर रहे हैं, जब ओबीसी में है वो तो कैसे नहीं होंगे सदस्य? बिल्कुल सदस्य होंगे। और आप जब मुस्लिम के प्रति इतना चिंता जाहिर कर रहे हैं तो आपको चिंता यह भी जाहिर करना चाहिए कि इस कानून का मुस्लिम क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं। कानून मुस्लिम कभी भी देश का जब SC/ST OBC के लिए कानून बनता है तो वह मुखर विरोध नहीं करता, चाहे मंडल आयोग हो, चाहे विद्यालय में विश्वविद्यालय में एडमिशन की हो, चाहे मुगल कमीशन हो या कोई कानून हो। तो आप केवल सवर्ण हिंदू ही विरोध क्यों करते हैं? इसका आप जवाब दे दें। और आप किया बिल्कुल